हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इकोनॉमी की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जितने लोग देखो, कई लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे बार बार कि सर ये नितिन सिंघानिया की बुक तो लग नहीं रही है, तो आप जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है नेशनल इनकम का, उसके पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करो। एकदम से बीच समंदर में मत कूदा करो बेवकूफ़ों की तरह। पहले आप जाकर एक सिस्टमेटिक रिदम में मतलब वो करो तो आपको समझ में आएगा ये बुक मैंने क्यों स्टार्ट कराई है। चल हमारी नितिन सिंघानिया की सीरीज़ ही रही है, लेकिन ये सी बी सचदेवा की बुक में क्यों करवा रहा हूँ तो ये आपको तब पता लगेगा जब आप ऑर्डर में फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये वाहियात और बेवकूफ़ी वाले सवाल जो है ना वो अपने पास तक रखा करो, ये कमेंट में मत पूछा करो बार बार या मेल करके मत पूछा करो। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात यही है, मतलब जितने लोग गवार हैं जो बेवकूफ़ हैं मतलब बीच में कूद आते हैं, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए था। लेकिन जो जेन्युइन लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ गवारों को मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है। तो बात करते हैं आगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की मीनिंग की। हर एक जो कंट्री है मॉडर्न वर्ल्ड में, उसका सपना यही होता है, उसका एम यही होता है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मिले, फटाफट रॉकेट कैसे बने। जैसे अमित शैली हर ट्रेडर का सपना होता है एक ही दिन में अंबानी कैसे बने, है ना। ऐसे ही कंट्री का भी सपना होता है कि एक ही दिन में पैसा कहाँ से आ जाए, एकदम से भरमार कैसे हो जाए, या जल्दी शॉर्ट टर्म में कैसे हम लोग ग्रो कर जाएं। बट सबसे पहले हमें ये समझना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। वॉट डू वी मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनना, जिसमें एक लगातार कॉन्टिन्यूसली तरीके से कंट्री की रियल इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा हो, कंट्री की रियल इनकम में ग्रोथ हो रही हो, और छोटे टाइम पीरियड तक नहीं, लंबे समय तक वो ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट की तरह बुल रन में ऊपर बढ़ता हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सस्टेन्ड इंक्रीज होती है कंट्री की रियल इनकम में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। देखो इतनी प्यारी बुक है ये। डेफिनेशन के बाद अब आपको पूरा प्रोसीजर बताएगी कि ये दो कीवर्ड इसने बोले ना, कंट्री की रियल इनकम में ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेन्ड इंक्रीज होना चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप पढ़ते हैं। तो देखो, कंट्री की रियल इनकम में इंक्रीज होना मतलब क्या। इसका मतलब ये होता है देश की नेशनल इनकम जो है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो देखी जाती है, ना कि इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स। मनी टर्म्स समझ गए ना, याद है हमने पढ़ा था एक चीज़ कि प्राइजेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, वो रियल इंडिकेशन नहीं है। वो रियल इंडिकेशन नहीं है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, वो तो फिर एक तरीके से ट्रैप है ना, याद है। गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए लोगों के हिसाब से, यानी कि पॉपुलेशन अगर जिस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलने चाहिए, तब जाके ये चीज़ इंश्योर हो पाएगी कि सभी रिसोर्सेज हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। तो कंट्री की रियल इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम का बढ़ना इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट इन मनी टर्म्स। नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स, अगर हम लोग पैसों की टर्म्स में नेशनल इनकम को देखेंगे, क्यों बोल रहा है राइटर ऊपर, वो आपको ये समझा रहा है कि मनी की टर्म्स में नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर मनी की टर्म्स में बढ़ते हुए देखोगे नेशनल इनकम को, तो वो तो ये इंप्लाई करेगी इट में इंक्रीज मेयरली ड्यू टू राइज इन प्राइजेस। चीज़ें महंगी हो गई हैं तो नेशनल इनकम बढ़ती हुई दिखेगी, जबकि असल सिनेरियो होगा क्या, गुड्स और सर्विसेज की जो आउटपुट है जो एक साथ प्रोड्यूस हुए हैं वो हो सकता है कि कांस्टेंट भी हो या फिर उनमें गिरावट भी देखने को मिल रही हो। लेकिन जस्ट बिकॉज चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि नेशनल इनकम बढ़ रही है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा ना शुरू के इनिशियल कंसेप्ट के अंदर। देयरफॉर हमें कंट्री की रियल इनकम के अंदर एक इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड्स ज़्यादा बढ़े, सर्विसेज ज़्यादा बढ़े। प्राइजेस बढ़ने से नेशनल इनकम का बढ़ने का कुछ लिंक ही नहीं है, ठीक है। सो डैट जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, यानी कि एक एक पर्सन के पास जितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं वो बढ़ते हुए दिखने चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये भी पता लगे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उस देश में रहने वाले लोगों का, उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े हैं
ना कि प्राइजेस बढ़े। प्राइजेस बढ़े तो लोग सफ़र करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और प्राइजेस या मनी की टर्म्स में अगर नेशनल इनकम को देखना स्टार्ट करा, पता चला प्राइजेस जब बढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम बढ़ते हुए दिख रही है, प्राइजेस जब घट रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है तो नेशनल इनकम गिरते हुए दिख रही है। ये एक बेकार कहानी हो जाती है। नेशनल इनकम को मेजर करा जाता है एट करेंट प्राइसेस और एट कांस्टेंट प्राइसेस भी। लेकिन ज़्यादा बढ़िया कौन सी चीज़ होती है? हाँ, बिटवीन द टू नेशनल इनकम जो होती है एट कांस्टेंट प्राइसेस उसको हम लोग कहते हैं रियल इनकम। देयरफॉर टू नो द इंक्रीज इन रियल इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को हमें लेना चाहिए कि प्राइजेस का इफेक्ट जो है नेशनल इनकम से, इस कंसेप्ट को हम लोग एलिमिनेट कर सके। क्योंकि करंट प्राइजेस पे अगर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पता है मार्केट प्राइस पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस को लेते हैं और कंसेप्ट यूज़ करते हैं बेस ईयर। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल में कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन को समझने बैठे हैं कि कंट्री की रियल इनकम के अंदर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इंक्रीमेंट आना चाहिए। दूसरा, इस डेफिनेशन के अंदर क्या बात थी? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा की पड़ता सस्टेन इंक्रीज होना चाहिए लंबे समय तक। इसका मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूस हमें इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए इन रियल इनकम फॉर मेनी ईयर्स विदाउट अ ब्रेक। जब एक इंक्रीज होता है रियल इनकम में फॉर अ ईयर और टू, ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट नहीं करता। इकोनॉमी को आप इससे सिर्फ साल या 2 साल में नहीं देख सकते हो। इंक्रीज जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। दस टाइम यूनिट जो ली जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए, इट शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ ईयर बल्कि डिकेड्स में, उसको दशक में लेना ज़्यादा सही रहता है, ताकि हम लोग हर एक साल के अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं नेशनल आउटपुट, कि भैया साल 2019 में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, 20 में बढ़े, 21 में कम हो गए, 22 में बढ़े, 23 में कम हो गए, 24 में बढ़े, 25 में कम हो गए। ये नहीं, इससे तो कुछ जिगजैग मूवमेंट नजर आएगी। एक एक डिकेड की बात करोगे, 10 साल में ओवरऑल बढ़ेंगे घटे हैं, अगले 10 साल में ओवरऑल बढ़ेंगे बढ़े के घटे हैं। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं 1960s, 1970s, 1990s, ये चीज़। इंडिकेटर्स क्या होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के? इंपॉर्टेंट मेजर्स या इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ के होते हैं वो होते हैं नेशनल इनकम पूरे देश की, एक एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा जीडीपी। हम सारी चीज़ें जानेंगे, डोंट वरी। पहले बताओ मुझे ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बताओ। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल इनकम को तो देख ही लिया है। अब बात करते हैं इसके अंदर इस वाले कंसेप्ट की, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। डिटेल में बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम होती है एवरेज पर कैपिटा नेशनल इनकम, यानी कि पूरे देश में जो नेशनल इनकम जो बढ़ रही है या घट रही है, जैसा भी उसका सिनेरियो है, एक एक घर परिवार के या इस देश में रहने वाले एक एक नागरिक की इनकम कितनी है, जब हम लोग माइक्रो लेवल पर आकर इसको कैलकुलेट करते हैं एक इंडिविजुअल की इनकम को, उसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इट इज़ द इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी जनसंख्या में एक एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग? इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा, या होता भी है तो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, पता होना चाहिए आपको। नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर दो मिड ईयर पॉपुलेशन से, वो निकल जाएगी पर कैपिटा इनकम। अब आप कहोगे मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है? आप मेरे सोसाइटी के लेक्चर्स देखना तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है। हम ऐसा कह सकते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन को, देखो कमाने वाली एक ना एज होती है, मतलब इकोनॉमी में जब कोई सिटीजन कमा सकता है या कमाने के लायक है, उसकी एक एज होती है। चिल्ड्रन प्लस सीनियर सिटीजन्स या ओल्ड एज सिटीजन्स हम लोग कहें इनको, आप इनको इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपिटल कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? जल्दी बताओ। ये एसेट नहीं होते हैं, ये इकोनॉमी के ऊपर एक प्रकार से लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी इन द सेंस, इसको ऐसा नहीं कि कोसना नहीं है हमें कि बुढ़े अब क्या करेंगे, अब तो पेंशन वेंशन इतने करोड़ों की जा रही है, मारी डालो इनको। बच्चे क्या करेंगे, मारी डालो इनको। जाएगी बाबा, तो जब बच्चे ही बड़े नहीं हो पाएंगे तो बुढ़े कहाँ से बनेंगे? इसका मतलब तो सारी कंट्री को मार डालो। लायबिलिटी इन द सेंस
अब ये कमाने के लायक बच्चे तो अभी बड़े होंगे, तो उनको हमने लायक बनाना है कैसे? इनको लायक बनाया जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से। मैंने आपको बताया भी था, इनकी हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा करके। अब सीनियर सिटीजन को तो लायक बनाया नहीं जा सकता, तो ये लाइबिलिटी है, तो क्या करें? आग लगा दें इन सब में, जलियावाला बाग कांड कर दें इनका? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है वो जिंदगी भर जो इकोनॉमी में उन्होंने जवानी में योगदान करा है उसके बेसिस पे मिल रही है। इकोनॉमी के पहियों को, इंजन को चलाने के लिए दे आर काइंड ऑफ करेंटली एज की वजह से, वीकनेस की वजह से लाइबिलिटी, दे अपीयर टू बी अ लाइबिलिटी। जैसे बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं लाइबिलिटी बर्डन के तौर पर, लेकिन आगे चलकर प्रोडक्टिव एसेट्स बनेंगे इकोनॉमी के। ऐसी सीनियर सिटीजन अभी अपीयर हो रहे हैं लाइबिलिटी, लेकिन दे हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर सर्विसेज एंड ह्यूमन लेबर एंड वेलफेयर। वेलफेयर का कंसेप्ट बताओ। ह्यूमन लेबर एंड देयर खून पसीना मेहनत टू द इकोनॉमी एंड इट्स इंजन, उसको दौड़ाने के लिए। लाइक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एट बोथ करेंट प्राइसेस और कॉन्स्टेंट प्राइसेस। लेकिन मैंने बताया था हर चीज़ रियली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पर कैपिटा रियल इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस और ना कि करंट प्राइसेस, ये बेटर इंडेक्स होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। समझ गए ना? ये वही वाली बात है, नेशनल इनकम में जो चीज़ करते हो इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी यही करते हो। अब आप कहोगे इसका रेलेवेंस क्या होता है? पर कैपिटा इनकम एक एक इंडिविजुअल की जोड़ दो, 120 करोड़ या जितने भी करोड़ की आबादी उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक आपको फेयर इंडिकेशन दे देगा नेशनल इनकम का। इसकी जनगणना करने ऑलमोस्ट मतलब हर 10 साल में जैसे आते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब काइंड ऑफ एक रफ आइडिया लग जाता है कि इस देश में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम पे कमाई कितनी है और फीमेल कितना कमा रही हैं, ये रीजन के लोग ज़्यादा अमीर हैं, कौन सी प्रॉस्परस स्टेट है, ये सब टाइम टू टाइम आपको पता है सर्वे एंड सेंसस मेथड वगैरह के डेटा को कंबाइन करके ये सब एनालिसिस होती रहती है। इवन एनुअल ईयर पे भी होती रहती है। इकोनॉमिक सर्वे आपको बताता है कि ये क्लीनेस्ट सिटी है, यहाँ के सिटी में रहने वाले लोगों की या स्टेट में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ये ऐसे ही पता लगाया जाता है। ठीक है, जब पर कैपिटा रियल इनकम के अंदर इंक्रीज होता रहता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग एक बेटर मेजर समझते हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ये हमें कुछ एक आइडिया दे देता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एक देश की प्रॉस्पेरिटी, उसकी उन्नति सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसकी नेशनल इनकम का साइज कितना बड़ा है, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो लोग उसके भागीदार हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन है, क्या उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी भी आमदनी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक एक इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक देश के अंदर यही जाकर आगे चलकर बनाती है एक ज़्यादा बड़ी नेशनल इनकम का कंसेप्ट। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पर्सन इन अ कंट्री, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी नेशनल इनकम हो, हैविंग स्मॉलर पॉपुलेशन, ये ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा एज कम्पेयर टू द कंट्री जहाँ पर इक्वली लार्ज नेशनल इनकम हो बट हैविंग लार्ज पॉपुलेशन। समझ गए ना? पॉपुलेशन का आंकड़ा जिस कंट्री के अंदर कम है लेकिन उसकी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, इसका मतलब कम लोगों ने ज़्यादा देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करा है, रेदर देन कि 120 करोड़ की आबादी है, 120 करोड़ की उस कंट्री की नेशनल इनकम है। तो यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसी कंट्री के अंदर लाइबिलिटी हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। मतलब हर एक इंजन, मतलब सॉरी हर एक इंजन, मतलब मैं इसको कहाँ पर बोल रहा हूँ, किस कंटेक्स्ट में, लोगों को बोल रहा हूँ मैं। इकोनॉमी के इंजन में हर एक इंजन नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है, मतलब मान लो पेट्रोल डीजल या तेल बोल देते हैं, फ्यूल बोल देते हैं, इसको जो तेज़ करने का काम है ना वो एक एक इंडिविजुअल को, और ऐसा माना जाता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इकोनॉमी की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं बाय 2x, 3x, 5x, 9x, 100x। ये चीज़ अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, 12th कंसेप्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं किसी भी गुड या सर्विस को इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, है ना। तो जो प्राइमरी इनपुट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है इकोनॉमी में किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता है। चैप्टर 1 में भी आपने नितिन सिंघानिया की पढ़ाई होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया था।
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। अगेन वो आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो देश में तभी हो पाती है, किसी रीजन में या कहीं पर भी, मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी गोडाउन के अंदर, कहीं पर भी। इट इज़ अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑब्वियसली बात है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज होते हैं लाइक कैपिटल। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही एक गुड या सर्विस एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो पाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन में देख सकते हो। लैंड मतलब कुदरत के वो तोहफे जैसे मिट्टी, नदियाँ, माइंस, एयर्स, फॉरेस्ट। लेबर मेंटल या फिर फिजिकल वर्क जो करा जाता है इनकम के लिए। कैपिटल मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक मशीनरी वगैरह आपने कोई बनाई, या ट्रैक्टर आपने, जैसे ये मैंने बताया था, कैपिटल गुड आपने यूज़ करा जिसकी वजह से आपके खेतों की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई। और एंटरप्रेन्योर जो कि अपनी जैसे पैसा लगाता है, जो कि रिस्क टेकर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, सारे के सारे दूसरे अन्य फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बांधता है, यानी कि वो ज़मीन उसकी होती है, कारीगर वो एम्प्लॉय करता है और मशीनरी महंगी महंगी वो खरीदता है। तो इन सबको जब सैलरी दे देता है, इसके पास जो एंड में बचता है वो बचता है प्रॉफिट। इसलिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग ये कहते हैं ना कि वो इनकम जनरेट करते हैं। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी इनकम निकालता है, तो हम लोग इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ इनकम। लैंड से आता है रेंट, लेबर को मिलती हैं वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट लोगे या दोगे, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है। लैंड सारे नेचुरल रिसोर्सेस जो कि कुदरत के तोहफे हैं, डैट इज कैटेगराइज एज लैंड। अगर आपसे कोई लैंड की डेफिनेशन भी पूछे ना तो ये अच्छी डेफिनेशन लगती है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है। लैंड में नेचर की वो सभी गिफ्ट्स होती हैं जो कि इंसान की सुविधा, सुख सुविधा के लिए अवेलेबल है, चाहे वो सरफेस पर हैं या अंडर द सरफेस हैं। फॉर एग्जांपल मिट्टी, नदियाँ, पानी, फॉरेस्ट, माउंटेन, माइंस, डेजर्ट्स, सीज, क्लाइमेट, रेन्स, एयर, सन एक्सेट्रा, सब कुछ। ठीक है। अब आप कहोगे इन सारी चीज़ों की आवश्यकता क्या होती है। आप एक बारी प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में एक्सपेंड करके देखो। प्रोडक्शन कहाँ नहीं होती है मुझे बताओ। गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं होती कि नहीं होती बताओ। हर चीज़ के लिए फैक्ट्रीज में इतना ज़्यादा जो आप सुनते रहते हो कि ओशन वाटर में ओशंस में गंदा वाटर डिस्चार्ज होता है फैक्ट्रीज़ वगैरह का, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का। पानी की आवश्यकता कितनी ज़्यादा पड़ती है, कितने बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वगैरह में। किसी ना किसी मिट्टी पे ही तो, किसी ना किसी धरती पे ही तो आप अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री खड़ी करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें लैंड का पार्ट। ठीक है। अब किसी किसी का जैसे काम है सोलर रूफिंग पैनल्स वगैरह का, तो आपने सन का सारा भी ले लिया यहाँ पर, ये चीज़ है। विंड मिल्स वगैरह, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, आपने एयर का सारा ले लिया, ये चीज़ है। लेबर क्या होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स जो दिमाग से करे जाएं या पसीना निकाल के कर लो, जिसका एम ये होना चाहिए कि एम ये होता है, होना क्या चाहिए, हर कोई पर्सन अगर लेबर करता है मेंटल या फिजिकल, उसका एक ही एम है इनकम अर्न करना। उस पर्सन को बोलते हैं वो अपनी लेबर कर रहा है, वो अपनी मजदूरी दे रहा है। ठीक है। पसीना निकालने वाला कोई काम कर लो जिसमें तुम्हें दोपहरी भर में पसीना निकालना पड़े, वो भी तुम्हें कमाई का साधन कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करेगा ही। बुक्स में अपना दिमाग यूज़ करो, अपना कैलिबर बढ़ाओ। मेंटल एग्जॉशन है यहाँ पर, मेंटल लेबर है, लेकिन वो आपको एक बहुत बेटर नौकरी देगा। या चलो यहाँ पर सैलरी की जैसे बात हो रही है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो आपको सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठकर काम करना है, वो एक मेंटल लेबर है आपका। इसका बेस्ट एग्जांपल ट्रेडिंग। मेहनत मजदूरी कर लो उतनी, या मेहनत करके ट्रेडिंग चार्ट्स पे अच्छे से वो करो और बैठे बैठे इनकम कमाओ, वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। इनकम उससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी, ये चीज़ है। 10 लेबर एक फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट होता है इंसानों के द्वारा प्रोडक्शन की प्रोसेस में, यानी कि कुछ होंगे जो मजदूरी करेंगे फिजिकल लेबर से और कुछ मेंटल लेबर से, तब जाके कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस होती है। जैसे अब सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए आप कहोगे कि क्या फिजिकल लेबर लग सकता है। सर्विस अपने आप में ही आपको पता है एक मेंटल लेबर का काम है। जैसे आप मुझे पैसे दे रहे हो,
मैं आप सबको सर्विस दे रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से इनकम मिल रही है, फाउंडेशन कोर्स से इनकम मिल रही है, ट्रेडिंग से इनकम मिल रही है, मैं सर्विस दे रहा हूँ और उसके मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब लेकिन यही चीज़ जो है मैं फिजिकल लेबर की फॉर्म में भी करवा सकता हूँ किसी सर्विस को देने के लिए। कैसे? मैं इंस्टीट्यूट अगर खुलवा दूँ ट्रू IAS एंड PCS के नाम से, अपनी ब्रांचेस खुलवा दूँ ऑल ओवर इंडिया और मैं टीचर्स हायर कर लूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करवा रहा हूँ मैं? अब वो फिजिकली जाके एक अपना एफर्ट मार रहे हैं, लेबर मार रहे हैं सैलरी की उम्मीद में, लेकिन सर्विस दे रहे हैं, वो गुड नहीं बांट रहे हैं। और जो गुड्स हैं वो आपको लगता है कि हाथों से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बड़ी सारी मशीन जैसे ऐसे होती है। मैं पार्ले जी की फैक्ट्री में, डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में जा चुका हूँ। एक मशीन है, 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला और 100 रुपये वाला, सारे के सारे पार्ले जी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी पैकेजिंग हो रही है साइमल्टेनियसली, एक ही मशीन वहाँ पर सारा काम कर रही है। सिमिलर डेयरी मिल्क का कंसेप्ट, डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में जब मैं गया था तब मैंने ऐसे ही देखा था। तो वहाँ पर कौन ऑपरेट कर रहा है उसको? वो पर्सन चला रहा है। जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आएगा या कुछ भी हो गया, कंप्यूटर पे ऑपरेट हो रहा है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर भी देख लो मेंटल लेबर लग रहा है। सब लोग क्यों कर रहे हैं लेबर? अपना सैलरी की उम्मीद में, इनकम की उम्मीद में। जो कंपनसेशन मिलती है लेबर्स को इन रिटर्न फॉर द प्रोडक्टिव वर्क, जो कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए, इसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। वेजेस आज से टर्म कम यूज करना, एक स्टैंडर्ड टर्म और यूज करना सीख जाओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या यूज करोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब क्या? एम्प्लॉइज कोई पीछे, चाहे कोई वो MNC में काम कर रहे हो, मैकडी में काम कर रहे हो, घर पे काम वाली आ रही हो, रोड पे कोई कूड़े वाली गाड़ी आ रही हो, वो अपना सर्विस इसलिए दे रहे हैं ताकि रिटर्न में उनको इनकम मिल सके। इसको कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कंपनसेट कैसे करा गया? एम्प्लॉइज क्या देते हैं? अपनी सर्विस। उनको कंपनसेट आपने कैसा करा? रकम देके, पैसा देके। लैंड एक पैसे फैक्टर होता है, जबकि लेबर एक एक्टिव फैक्टर होती है। यानी कि लैंड मतलब आपने एक बार खरीद दिया ना, कुछ भी बना लो। आज जैसे आपने देखा होगा घर के आसपास कुछ कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ गलियां ऐसी होती हैं, अब वहाँ पर कोई एक दुकान आपने देखी नहीं होगी बचपन से अभी तक। कभी वहाँ पर मिठाई की दुकान खोल ली उसने, कभी कपड़ों की दुकान खोल रहा है, कभी किसी और चीज़ की दुकान खोल ली, कुछ भी बनता चला जा रहा है वहाँ पर। ज़मीन है इसलिए अलग अलग तरीके का आइडियाज इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं वहाँ पर। कभी अपना एक फ्रेंचाइजी ले ली तो पतंजलि का स्टोर खोल लिया, कभी कुछ खोल लिया, कभी राशन की दुकान खोल ली, कभी कपड़ों की दुकान खोल ली। लैंड एक पैसे फैक्टर है। एक बार आपने ज़मीन खरीद ली, उस पर 1000 तरह की चीज़ें कर लो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पर अगर आपको इनकम कमानी है और अपनी प्रोडक्शन बेस को एक्सपेंड करना है, गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाना है, तो आपको चाहिए होती है लेबर डेली बेसिस पर। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हो जाए या लेबर की किसी दिन छुट्टी, तो प्रोडक्शन फॉल होती है, इनकम सफ़र होती है। इसलिए लेबर को एक्टिव फैक्टर माना जाता है। ज़मीन तो ऐसी कि आप एक बार खरीद लो, आप खुद रहने लगो किसी घर में, या बहुत सारे फ्लोर बनाकर उसको किराए पे चढ़ा दो, है ना। लेकिन अगर आप मतलब मान लो कि आपने एक ज़मीन खरीदी और उसको आप रिलायंस फ्रेश जैसा या फिर मॉल जैसा एक मतलब एक आउटलेट बनाना चाहते हो वहाँ पर, सोचो ज़रा, मॉल में आपने वॉशरूम बनवाया, AC फैसिलिटी बनवाई, बेस्ट टू बेस्ट मॉल जितना इमेजिन कर सकते हो आपने सब कुछ बनवा दिया, एक भी लेबर ही नहीं है वहाँ पर। वॉशरूम में वर्कर्स नहीं है, पोछा लगाने वाला उस मॉल में कोई नहीं है, AC खराब हो गया तो ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। लैंड तो लैंड है, मॉल तो एक बार बन गया है, मॉल नहीं बनेगा तो कुछ और बनेगा। ज़मीन तो जिसकी है वो उसकी रहेगी, किराए पे लियो चाहे कैसे भी लियो, चाहे खुद की हो पर्सन की। लेकिन लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। मॉल में सारे शोरूम है, एक भी पर्सन ही नहीं है कोई बेचने वाला, या असिस्टेंट ही नहीं है कोई आपको जूते दिखाने वाला, कपड़े दिखाने वाला। इसलिए लेबर को एक्टिव फैक्टर माना जाता है। ये चीज़ याद रखना, इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज करा है इसके ऊपर। तीसरा, प्रोडक्शन जब भी होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसकी दिशा में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कैपिटल। सारे के सारे जो मैन मेड गुड्स होते हैं जिनको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कैपिटल का पार्ट होते हैं। ध्यान से सुनना, ऑल मैन मेड गुड्स विच आर फर्दर यूज्ड, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इसको कहते हैं कैपिटल। यानी कि एक ट्रैक्टर आपने खरीदा या एक पार्ले जी की मशीन आपने खरीदी, इससे क्या हो रहा है? फर्दर और भी तो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। आपने 2.5 करोड़ की एक मशीन खरीद ली मान लो, ऐसी एक बिस्किट बनाने वाली, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? आपको 5 तरह के, 2 रुपये वाला,
₹5 वाला पार्ले जी, ₹10 वाला, 20 वाला, 50 वाला, 100 वाला, 6 तरीके के अलग अलग बिस्किट के प्राइजेस के पैकेट एक ही मशीन में धड़ाधड़ करके प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। आपकी लेबर के पैसे भी तो बचेंगे, या जल्दी जल्दी प्रोडक्शन भी तो होगी। चलो मान लो कि आप लेबर को नहीं हटा रहे, प्रोडक्शन भी तो जल्दी जल्दी होगी। 10 इट इज़ कैपिटल क्या है? कैपिटल एक मैन मेड मटेरियल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऑल्टरनेटिवली सारे के सारे मैन मेड एड जो करते हैं प्रोडक्शन को, यानी कि हेल्प करते हैं, बढ़ावा देते हैं प्रोडक्शन को, मदद करते हैं, जो कि खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं होते, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। यानी कि यहाँ पर की टर्म ये है कि आप इसको खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, अपने फायदे सुख के लिए लेकर नहीं आए हो कि गाड़ी में लेकर आया हूँ, इसको मैं खुद चलाऊंगा, रोड पे लड़कियों को दिखाऊंगा मैं कितना कूल हूँ, कितना स्वैग है मेरे अंदर। ये कैपिटल नहीं है। गाड़ी आप लेकर आए हो, याद है अमित वाला एग्जांपल? अमित याद है वो टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी आपके फादर और चाचा खोलेंगे जो आप खुलवा कर दोगे, वो वाला एग्जांपल, तब वो कैपिटल है। क्यों? अमित ने गाड़ी खरीदी, 50 करोड़ थे इसके पास, इसने बहुत सारी मतलब 120, 250, 300 गाड़ियाँ खरीद ली अलग अलग कंपनीज की। ये पूरे इंडिया में टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस अपना फैला रहा है। कॉस्ट भी रिकवर होगी, पेट्रोल का पैसे भी निकलेगा, पेट्रोल के पैसे भी निकलेंगे, डीजल के पैसे भी निकलेंगे, और अमित प्रॉफिट में भी रहेगा और अमित का नाम भी रहेगा। इट इज़ द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो गुड यूज करे जाते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल इसमें आता क्या क्या है? कई लोग समझ नहीं पाते कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या पैसा होता है? पैसा भी होता है और पैसे को लगाना भी होता है कहीं पर। किस चीज में? मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, रॉ मटेरियल, ट्रक, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब मैं आपको इस पर एक रोड के एग्जांपल देता हूँ जरा, कैपिटल किस तरीके से, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सबने सुना है? या किसी भी एक्सप्रेसवे का, मुंबई एक्सप्रेसवे, कुछ भी जहाँ पर आप रहते हो इमेजिन कर लो। यमुना एक्सप्रेसवे, अमित, मयूर सबने सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? यमुना एक्सप्रेसवे या किसी भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर टोल होते हैं, सबको पता है। सरकार ने शुरू में मान लो इसके ऊपर 20,000 करोड़ का खर्चा करा इसको बनाने के लिए, किसी भी एक्सप्रेसवे को। अब सरकार को पता है ये पैसा एकदम से रिकवर तो होगा नहीं, और सरकार, एक बात याद रखना, करंट सरकार को पैसा इतनी जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने वो बनवाया तो वो जानती कि कल को उसकी सरकार नहीं भी रही, देश में ये पैसा वापस आएगा। अब क्या होता है, 15 से 25 साल लग सकते हैं पैसा आने में। पहले रिकवरी कौन करके देगा? पहले रिकवरी हो रही है टोल से। टोल से धड़ाधड़ करके गाड़ियां जा रही हैं, शॉर्टेस्ट रूट लोगों को मिल गया, वो एक्सप्रेसवे हाईवे का क्या कहते हैं सहारा ले रहे हैं, और टोल पे पर्चियां कट रही हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, पहली अपनी जेब से पैसा लगा, हेल्प हो गई एक तो। कैपिटल के साथ साथ एक चीज देख रहे हो कि फर्दर प्रोडक्शन कैसे हुई। जब ये कैपिटल, जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था, हजारों की तादाद में मजदूरों को काम मिला, रोजगार योजना को बढ़ावा मिला, लोगों को इनकम मिली, एक लैंड यूज करा जा रहा था जहां पर ऑब्वियसली बात है किसी एक रास्ते से तो निकालना ही था इसको, और इसकी वजह से जल्दी जल्दी लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, उनका टाइम बचना, और माल अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो हाईवे से जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए हाईवे पे गाड़ियों से ज़्यादा आप जर्नली ट्रक्स देखोगे बड़े बड़े। हर हाईवे, हर एक्सप्रेसवे को पकड़ लो देश के अंदर, आप गुड्स से लदालद भरा भरा हुआ ट्रक देखोगे। ट्रक्स का आना जाना ज़्यादातर लगा रहता है। ट्रांसपोर्टेशन इजी, एक्सेसिबिलिटी इजी। रात को ट्रक ड्राइवर ने पौवा पिया और सुबह पहुंच गया, या तो भगवान के पास या जहाँ तक माल लेकर जाना था वहाँ तक। तो अगर कैपिटल के अंदर अगर कोई इंक्रीज होता है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो पैसा, अगर ज़्यादा इंक्रीज करते हो, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। कितना फ़ायदा हुआ है इससे देख रहे हो? जो मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको एक्सप्रेसवे का, लेबर को मजदूरी मिली, कारीगरी मिली, टोल पे बंदों को नौकरी मिल गई, जितने टाइम तक, ये महीनों तक, सालों तक जो प्रोजेक्ट चलता रहा, रोज़गार योजना मिलती रही लोगों को, रोज़गार योजना कह रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी, रोज़गार मिलता रहा लोगों को, इनकम मिलती रही, और अब सरकार के पास भी रिकवरी होने लग गई। शुरू में सरकार की जेब से सिर्फ गए ही गया है,
अब सरकार टोल कलेक्ट कर करके उसके पास एक परमानेंट वो बन गई। ये वही वाली बात है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये वही वाली बात है। आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं, क्या करोगे उसका? गाड़ी खरीदनी है, कुछ खरीदना है, गाड़ी वाड़ी सब खरीद लोगे, उसको किस्तों पे ले लेना गाड़ी को। पहले 3 करोड़ है तो घर बनवा लो, बड़े सारे घर बना बना के डाल दो, खेत ले लो, प्लॉटिंग करवा लो, एक सोसाइटी बनाकर बेच दो। क्या होगा उससे? घर बनवाए आपने बड़े सारे, उसके अंदर कंपार्टमेंट बना दो, पीजी रूम्स बना दो, किराए पे चढ़ा दो। आपके 3 करोड़ रुपए एक साथ गए हैं घर बनाने में, शुरू शुरू में आपके पूरे जेब से पैसे गए हैं, लेकिन लाइफ टाइम रिकवरी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किराया होते होते आपके 3 करोड़ वसूल हो जाएंगे कुछ सालों में, उसके बाद ऊपर सारा आपको प्रॉफिट आता रहेगा। कांस्टेंट इनकम तो है, कम से कम कांस्टेंट इनकम तो है कि ऐसे 3 करोड़ के कितने सारे फ्लैट्स और वो बनवा दोगे आप, कितने सारे रेंट पे चढ़ा दोगे। 4-5 लाख 9 लाख भी आपका महीने के ऊपर रेंट आ रहा है, फिक्स इनकम तो हो गई कम से कम आपको। ये नहीं खरीदेगा घर तो कोई और खरीदेगा, ये किराएदार नहीं रहेगा कोई और किराएदार रहेगा, और आने वाले टाइम इस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी, तो कल को मेरा किराया भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी, कल को मेरे को उसको बेचना हो, किराएदारों को लात मार के प्रॉपर्टी बेच देनी है। अब कोई ये सोचकर बैठ जाए कैपिटल के कंसेप्ट को अगर नेगेटिव ले ले, यार ये तो 3 करोड़ अपनी जेब से एक साल लग रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी हो गई, मेरा क्या हो गया, मेरा तो सारा बैंक बैलेंस जीरो हो गया। ये इन्वेस्टमेंट है, ये फर्दर प्रोडक्शन आपको करके देगी। घर की कीमतें बढ़ती ही बढ़ती हैं, किराएदार उसमें आएंगे ही आएंगे, किराएदार नहीं आएंगे तो रॉयल एनफील्ड को देना किराए पर, बिग बाजार खुलवाना, नाई वाले के सैलून खुलवाना, किराया खाओ बैठकर, किसी भी फॉर्मेट में खाओ बैठकर। खंडर खंडर सी जो हवेलियां कहीं पर पड़ी रहती हैं, एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, खंडर खंडर सी कोई कोई हवेलियां जो पड़ी रहती है, आपकी पुश्तैनी जमीन है कहीं पर, वहाँ से सिर्फ एक हाईवे और एक्सप्रेस वे निकलने की देरी होती है उस गांव के पास से, कहीं से भी पास से, उसकी कीमत 9 गुना 12 गुना 18 गुना 20 गुना हो जाती है। वही हवेली जो पूरी प्रॉपर 1.5 से 2 करोड़ की थी, 20-20 25-25 50-50 करोड़ की हो जाती है। और स्पेशली तब जब वहाँ से एक्सप्रेस वे हाईवे पास होना होता है और आपकी हवेली बीच में डंगा उड़ा रही होती है, सरकार आपको बहुत अच्छा कंपनसेशन देती है। सिमिलरली मेट्रो जब निकली दिल्ली से, मेट्रो का कंसेप्ट, लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर। भैया जमीन को रेंट पे लेना या खुद की जमीन खरीदना, मजदूर को एम्प्लॉय करना और मजदूरों को सैलरी देना और मशीन से इंस्टॉल करवाना, इसके लिए कोई बंदा तो चाहिए। वो होता है एक पर्सन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, जो कि ये सब कुछ करेगा। कोई भी हो सकता है बिजनेसमैन, तो इस सिर्फ एक एग्जांपल लेमैन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और सारा का सारा रिस्क और कल को कुछ भी जो हो सकता है अनसर्टिनिटीज़ जो प्रोडक्शन में होती हैं, इसकी जिम्मेदारी इसके सर पर होती है। फैक्ट्री कल को अगर एक से 1000 फैक्ट्री हो गई तो भी क्रेडिट इसका, जो एक थी वो भी मिट गई तो भी पूरा ब्लेम इसके ऊपर, ठीक है। ये हायर करता है दूसरे तीनों फैक्टर्स को, ज़मीन खरीदता है चाहे रेंट पे चाहे खुद की, लेबर और पैसा लगाता है कैपिटल वगैरह मशीन्स वगैरह वो लाने के लिए, सबको साथ में लाता है, ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेशन करता है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके, और लेबर को उनकी सैलरी वगैरह या फिर रेंट से लैंड पे जो रेंट जाना है, जो मशीन वगैरह ली है उस पर इंटरेस्ट जो देना है, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सके। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है, उस एक पर्सन है, उसने एक रिस्क लिया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा टीवी सेट्स की, ये एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर एक बॉस की तरह एक्ट करता है और वो डिसाइड करता है कि उसका बिजनेस कैसे चलेगा। ही डिसाइड्स व्हाट प्रपोर्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कंबाइंड। मतलब मैं ज़मीन कितनी खरीदूँ, कितने गज, कितने फ्लोर बनवाने हैं, कितनी लेबर चाहिए और कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, ठीक है। वॉट एंड वेयर ही विल प्रोड्यूस एंड बाय वॉट मेथड। ही इज लूजली आइडेंटिफाइड विद द, इसको कहते हैं क्या क्या, वो बस आपको नाम बता रहा है। ओनर भी कह सकते हो, स्पेकुलेटर कह सकते हो, इनोवेटर कह सकते हो, इन्वेंटर कह सकते हो, एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजर कह सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक ट्रेड या क्वालिटी होता है जो कि एंटरप्रेन्योर में होती है, तक अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हो। आप यूट्यूब पे अक्सर उसको देखते रहते होगे ना, पुष्कर राज ठाकुर को, बिजनेस कोच, वो अपने आप को बताता है। एक और है ऐसा ही मोटिवेशनल स्पीकर वो करके, ये लोग ट्रेडिंग के बारे में भी बताते रहते हैं अक्सर, है ना। हाँ, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में भी बताते हैं, तो बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है इन सब के बारे में भी बताते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, यार देखो, हर चीज़ में ना, हर चीज़ में 100% रिस्क और 100% सब कुछ प्रॉफिट लॉस सब कुछ होता है। सिर्फ एक टॉप नॉच की क्लास से ऑफिसर की गवर्नमेंट नौकरी कैसी होती है, लालची वैसे भी नहीं बनना, आपको टाइम छुट्टी वैसे भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑन्टरप्रीनर बड़े बन जाते हो, आपको उतना ज़्यादा लोगों के साथ डील करना, झूठ बोलना, अपने प्रोडक्ट कैसे भी करके बिक जाएं। लेकिन जिस टाइम पर अगर इकॉनमी में रिसेशन आ गया ना, चड्डी में आने में 2 दिन नहीं लगते हैं। ठीक है, पॉइंट ये होता है, क्लास 1 की सर्विस पकड़ो, चाहे स्टेट सर्विसेज पकड़ो, चाहे यूपीएससी पकड़ो, एक बार की मेहनत है। मैक्सिमम मैं मानता हूँ 500 दिन की मेहनत होती है, या फिर 800 दिन की मेहनत होती है, 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट। ठीक है, इस मेहनत में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना होता है वो इस दुनिया की किसी भी एक्टिविटी से नहीं हो सकता। ये चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ या फिर मेरा ये वो है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, हर एक चीज़ में आपको रात को सुकून की नींद कभी भी नहीं आने वाली, एक्सेप्ट दिस सर्विस। कोविड का सबसे बड़े एग्जाम्पल ले लो, ऐसी आपदा ये दिखा दिया ना कुदरत ने हमें कि इंसान के औकात कुछ भी नहीं है। आंखों से जिस चीज़ को देख नहीं सकते वो तुम्हारे शरीर के अंदर घुस के प्राण तक ले सकती है, ऐसी है कुदरत जब अपने भयंकर रूप पे आ जाए कि अनजाना दुश्मन एक शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा और ख़त्म करके रख देगा खानदान को, या फिर पूरी की पूरी कर्जे की लंका लगा देगा, कर्जे पे कर्जा उठवा देगा। बचा तो लेगा लोगों को, लेकिन कर्जा उठ जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कोविड के टाइम पर सोया सिर्फ वही पर्सन है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, जिसके पास सरकारी नौकरी थी, सिर्फ वो सोया है चैन की नींद। मैं मरने जीने की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा। जियोगे भी तो तभी ना, एफर्ट भी तो तभी लगा पाओगे ना जब जेब में पैसा होगा। हर चीज़ से आपको प्रोटेक्शन देता है। आपका ट्रैवल फ्री चाहिए क्या? आपको ट्रैवल फ्री, आपका इज्जत पूरी, डराना धमकाना चाहते हो वो पूरा, खाने की कैंटीन से राशन पूरा, बंगलो सारा मिल ही रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए? और लालच अगर है मन के अंदर पैसों का तो उसकी भी तिगड़म होती है बहुत सारी, वो आपको पता ही है। लेकिन अगर पूरी तरीके से सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो, 500 दिन या 800 दिन की मेहनत है, यही है। वरना पूरे ज़िंदगी हर किसी की गुलामी करते रहना और लोगों की चटियाँ धोते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।